बच्चों, पिछली कक्षा में हमने वैद्युत फ्लक्स के बारे में जानकारी करी। आज हम गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम सीखेंगे और उसकी निष्पत्ति करेंगे कि किस प्रकार से डेरिवेशन उसका करेंगे कि कैसे उसका रिज़ल्ट आता है। लेकिन उसे करने से पहले हम एक बार फिर से वैद्युत फ्लक्स के बारे में जानकारी लेते हैं। एक बार जल्दी से देखते हैं वैद्युत फ्लक्स और उसके बाद हम गॉस का प्रमेय सीखेंगे। तो बच्चों, आपको जैसे पता है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं और ये एक अदिश राशि है। इसका मात्रक भी हमने पढ़ा था, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, और इसका विमेय सूत्र भी हमने बताया था, ml³ (10⁻³ बच्चों, हमने देखा था कि वैद्युत फ्लक्स जो है वो ई और यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एरिया वेक्टर पर निर्भर करता है और फॉर्मूला था phi = E⁻⋅A⁻. यदि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तब इसके अभिलंबवत स्थित पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अर्थात क्षेत्रफल अवयव से बद्ध वैद्युत फ्लक्स बराबर d phi = E dA। बच्चों, ये बहुत ही विश्वसनीय इक्वेशन है और इससे आप किसी भी पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। ये वेरिएबल मतलब वेरिएबल जो है फील्ड के लिए भी वैद्युत फ्लक्स इससे ज्ञात कर सकते हैं। जबकि पुराना आपका जो अभी आपको ये फॉर्म बताई थी phi = E⁻⋅A⁻, ये केवल कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था। जबकि इस इक्वेशन से आप छोटे छोटे फील्ड निकाल कर, जैसे डी जो है वो डिनोट कर रहा है छोटे एरिया के लिए हम फ्लक्स ज्ञात करेंगे और छोटे छोटे सारी एरिया के लिए फ्लक्स ज्ञात करके उनको जोड़ देंगे तो हमें जो हमारा फील्ड है उसका सरफेस का टोटल फ्लक्स पता चल जाएगा। तो इससे हम इजीली वेरिएबल फील्ड निकाल सकते हैं। तो सभी तरह के पृष्ठों के लिए ये आपका फ्लक्स से ज्ञात किया जा सकता है। यदि पृष्ठ को थीटा कोण घुमा दें, तब ई के अभिलंबवत क्षेत्रफल अवयव प्रक्षेप dA cos थीटा हो जाएगा। यानी कि हम अब dA की यहाँ पर क्या लेंगे, कौन सा घटक लेंगे, ई का, बताया था आपको, ई cos थीटा, जो कि इसी की डायरेक्शन में है। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d phi = E dA cos थीटा। बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो E⁻⋅A⁻ भी लिख सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम संपूर्ण पृष्ठ को छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयवों में विभक्त करते हैं। तत्पश्चात प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव से बद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं। इन सभी का योग ही संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स होगा। अतः संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स बराबर, हम इसको समेशन E⁻⋅A⁻ से प्रदर्शित करेंगे। बच्चों, आपने देखा कि हमने एक छोटे एरिया का निकाल कर और इसी तरह से छोटे छोटे एरिया का निकालने के बाद उन सबको जोड़ दें तो हमारा टोटल फ्लक्स आ जाता है। इसका हमने क्वेश्चन भी किया था। यदि प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव का क्षेत्रफल अत्यंत सूक्ष्म है, यानी हमने ये क्षेत्रफल लिया है वो बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म है, तब हम क्या कह सकते हैं, dA → 0। तब योग में समाकलन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तब हम इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं कि phi = इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस E⁻⋅A⁻। तो ये हमारा एक नया फ्लक्स का फॉर्मूला निकल आया मैथमेटिकली। इससे हम इजीली फ्लक्स निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें ई और dA चाहिए होगा, उनका इंटीग्रेशन हम करेंगे। तो बच्चों, ये इस
इस फॉर्मूले से हमारी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। बच्चों, अब हम बात करते हैं गॉस की प्रमेय की। हमने वैद्युत फ्लक्स अच्छे से जान लिया है और अब हम गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम भी इसे कहते हैं, ये दोनों ही नाम से आ सकता है। इसे आप लोग देखिए। कार्ल फ्रिडरिच गॉस ने किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेशों के बीच एक परिणात्मक संबंध स्थापित किया, जिसे गॉस की प्रमेय या गॉस के नियम के नाम से जाना जाता है। बच्चों, ये प्रमेय है क्या? देखिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, परिबद्ध का मतलब घिरा हुआ, कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी मान लिया कि हमने ये प्लस क्यू आवेश है और उसके चारों तरफ एक स्फीयर, एक 3D क्लोज सरफेस ड्रॉ किया हमने, और ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक, यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो Q जो होगा वो 1/ε0 गुना होगा। ये देखिए दोबारा से, अब किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, यानी कि वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश, यानी कि Q, कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। phi = Q/ε0। अब देखिए, पहले हमने फाई की क्या वैल्यू पढ़ी थी क्लोज सरफेस के लिए। अभी हमने मैथमेटिकल इक्वेशन क्या थी इसकी? इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस E वेक्टर डॉट A वेक्टर। ये जो रिंग शो कर रहे हैं, ये क्लोज सरफेस को शो कर रहा है। कहीं कहीं आपको बुक में ऐसे रिंग में और इस तरह से इंटीग्रेशन में रिंग टाइप का बना होगा, तो इसका मतलब है क्लोज सरफेस। और ये तो गॉसियन थ्योरम से इक्वेशन है, और अभी ये था मैथमेटिकल फार्मूला, और ये है गॉसियन। दोनों से ही आप फाई निकाल सकते हैं। इससे मैथमेटिकली निकलेगा, इसके लिए आपको ई और डी ए की ज़रूरत होगी। क्वेश्चन में यदि ये दे रखा है तब आप फाई निकाल सकते हो, और यदि आपको ओनली क्यू दे रखा है और ε0, इन दो चीज़ों की ज़रूरत आपको होगी इसमें फाई निकालने। यानी इससे बहुत ईजी हो गया, बस हमें आवेश पता हो तो हम इजीली फाई निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। बच्चों, माना कि कोई बिंदु आवेश Q एक काल्पनिक पृष्ठ बनाया, एक हम स्फीयर ड्रॉ कर रहे हैं 3D क्लोज्ड सरफेस, है ना। क्लोज सरफेस हमको इसके लिए चाहिए, और क्लोज सरफेस क्या होते हैं? 3D में होते हैं, और ये इसके सेंटर पे रखा है, इसे हमने O नाम दिया। अब देखिए बच्चों, इस स्फीयर के सेंटर पे ये प्लस क्यू आवेश रखा है, और हम इसका पूरा हमको फ्लक्स निकालना है, तो हम इसका किसी छोटे एरिया का निकालें और एक सूक्ष्म खंड का निकालने के बाद इसी तरह इसका ऐसे ऐसे निकाल के और सबको ऐड कर दें, तो हमें टोटल फ्लक्स पता चल जाएगा। तो देखिए, यहाँ इसको एक बिंदु मान लिया, P मान लिया, और Q से P तक की दूरी है ये R। इसी के अलोंग जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड बाहर की ओर लगेगी, जो है E वेक्टर, और इसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा? एरिया वेक्टर भी होगा, क्योंकि प्लस से अवे फ्रॉम द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर बाहर की ओर। क्योंकि इसमें क्या होता है, स्फीयर में ऐसे ऐसे कहीं पे भी आप निकालेंगे तो उस परपेंडिकुलर बाहर की ओर इस तरह से आपको मिलेगा। कहीं पर भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, और ये इसकी रेडियस आर है। अब देखिए, नॉर्मल है तो ध्यान एन कैप लिख देते हैं। ई और डी ए के बीच में एंगल कितना है? थीटा = 0 डिग्री। तो बच्चों, इस तरह से हम एक सूक्ष्म खंड का
डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए क्या है, कॉस थीटा, फॉर्मूले से निकालें तो ई डी ए क्या है यहाँ पे, कॉस ज़ीरो डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। तो क्या हो गया यहाँ पे, डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए। हर जगह सरफेस पर डी फाई जो है यहाँ सेम ही आएगा। जब यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, क्योंकि रेडियस सेम है और एंगल भी ई और डी ए भी उसी अलॉन्ग ही वर्क करेंगे, तो ये एंगल भी ज़ीरो ही रहेगा, तो सेम ही रहेगा। तो हम इसका क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर लें तो हमको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा ई डी ए। तो ये क्लोज सरफेस है, तो यहाँ क्लोज्ड सरफेस। अब बच्चे देखिए यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखिए कहीं पे भी निकालेंगे तो फॉर्मूले से E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर ही आएगी, क्योंकि Q भी सेम है, R भी, रेडियस भी सेम है। यहाँ हम निकालें, यहाँ निकालें, हर जगह आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यही आएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, E को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि सरफेस पे सेम है हर जगह। तो डी ए। अब देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल डी ए ऑफ दिस स्फीयर यदि हम निकालें तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए स्फीयर का, इस गोले का करेंगे तो क्या होगा, वो कंप्लीट पूरा हमारे को एरिया मिल जाएगा। और स्फीयर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब हम ई की वैल्यू और ए की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करें तो फाई इज इक्वल्स टू, ये इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसमें हम दोनों रखेंगे। फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल्स टू ई, और यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर है, और मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, फाई ऑफ अ क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देखिए इसका क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए हमारे पास, स्फीयर जो है क्लोज है, ठीक है। और ये जो Q है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इनसाइड होना चाहिए, अंदर, बाहर नहीं। बाहर कहीं आवेश होगा तभी काम नहीं करेगा, इनसाइड होना चाहिए। तो बच्चों ये हमारा हैंड्स प्रूफ हो गया, ये हमारी प्रमेय थी, गॉस की थ्योरम थी। बच्चों इस क्वेश्चन को देख के आपको पता चल रहा है कि जो फाई है इस इक्वेशन में सिर्फ डिपेंड कर रहा है Q और एप्सिलॉन नॉट पर, यानी कि गॉस की प्रमेय जो है, आप इसको इक्वेशन से देख सकते हैं कि आकृति अथवा आकार पे निर्भर नहीं करती, यानी कि ये शेप जो है वो कोई भी हो, सिलेंडर हो, कोन हो, कुछ भी हो, ये कोई 3D यहाँ पे सिलेंडर ले लेते हैं हम इसकी जगह, या कुछ भी 3D ले लेते हैं, तो ये उसकी शेप पर, उसके साइज़ पर डिपेंड नहीं करेगी, ये सिर्फ Q यानी कि चार्ज पर डिपेंड करेगी। ओके, तो कल हम इसकी लिमिटेशंस और इसकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे कि इसके अनुप्रयोग क्या क्या हैं। आज आप ये गॉस की थ्योरम को अच्छे से पढ़िए और इसको तैयार करिए, और हम इसकी एप्लीकेशंस पे, इसकी लिमिटेशंस और इसकी एप्लीकेशंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।